हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि का अध्ययन किया था, उसे पढ़ा था। आज हम जिस विधि को डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, वो विधि है आय विधि या इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, आय, राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना किसी अर्थव्यवस्था में सभी साधनों द्वारा अर्जित साधन आय का जोड़ होती है। ठीक है, आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी साधनों द्वारा अर्जित की गई साधन आय का जोड़ होती है। ठीक है, यानी नेट डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ wages, rent, interest, profit in the domestic territory of a country by all producers or the normal residents in an accounting year। यानी अगर हम बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहें तो आय विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर या बाहर से अर्जित की गई साधन आय का जोड़ होती है। ठीक है, मतलब एक देश के सभी सामान्य निवासियों ने देश के अंदर या देश के बाहर से जो भी साधन आय अर्जित की है, साधन आय मतलब मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज, जो भी साधन आय अर्जित की है उसके जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 1 बिल्कुल वही है जो प्रोडक्ट मेथड में था। स्टेप 1 में हमें वही काम करना है, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस। जितनी भी उत्पादन उद्यम हैं, जितने भी उत्पादक उद्यम हैं, उन सब की पहचान करना या उन सब का वर्गीकरण करना। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जितने भी उत्पादन के क्षेत्र हैं या उत्पादन के उद्यम हैं उनका हम वर्गीकरण करें। तो ये वर्गीकरण क्या है? वही 3 सेक्टर हैं, 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर उत्पादन होता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन होता है, यहीं पर साधनों का प्रयोग होता है, इसीलिए यहीं पर साधन आय का सृजन होता है। तो उत्पाद विधि में और आय विधि में पहला स्टेप बिल्कुल सेम है कि हमें उत्पादन के उद्यमों की पहचान करनी है, उनका वर्गीकरण करना है। प्राथमिक क्षेत्र, वही प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय, खनन और उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पहले से निर्मित वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है किसी दूसरे रूप में, इसको हम विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र आपका कौन सा है? जो सेवा क्षेत्र है, जिसमें सभी सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? हमने क्या करना है? इन क्षेत्रों में जो साधन आय का सृजन हुआ है उस साधन आय का वर्गीकरण करना। मतलब वो साधन आय कितनी प्रकार की है। ठीक है, वैसे तो आपको हमेशा यही बताया गया है कि साधन आय मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज है वही, बस उसको नाम दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? साधन आय का वर्गीकरण। अब साधन आय का वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है। सबसे पहला क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब देखो यहाँ शब्द बदल गया है, जो हम मजदूरी कहते हैं उसका नाम यहाँ पर क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी किसी कर्मचारी को उसके श्रम सेवा के बदले में क्या मिलता है। ठीक है, क्या पारिश्रमिक मिलता है। अब इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा?
अगर एक कर्मचारी को अपनी श्रम सेवाओं के बदले में वेतन मिल रहा है तो वो भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है, मजदूरी मिल रही है वो भी। अगर किसी कर्मचारी को वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त कोई वस्तु के रूप में कुछ भुगतान किया जा रहा है, जैसे पुलिस वालों को वर्दी दी जाती है, ठीक है, या कोई और भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर वर्दी दी जाती है या कोई और ऐसी चीज़ दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है, वस्तु के रूप में भुगतान। या जैसे मान लीजिए कि कर्मचारियों को आने जाने के लिए उसके मालिकों द्वारा जो परिवहन है वो उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, कैब फैसिलिटी देती है अपने कर्मचारियों को आने जाने के लिए, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती हैं, तो वो भी किस में आएगी, वस्तु के रूप में भुगतान या सेवा के रूप में भुगतान, अतिरिक्त भुगतान जो उसको किया जाता है, ठीक है, तो वो भी किसका हिस्सा है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। अगर जो उद्यमी है, जो मालिक है, जो उत्पादन कर रहा है, मालिक, नियोक्ता भी जिसको हम बोलते हैं, एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को यानी अपने कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई अंशदान करता है, जैसे पीपीएफ होता है, ठीक है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किसका होता है, श्रमिकों का खुद का होता है, कर्मचारियों का, और कुछ हिस्सा किसके द्वारा डाला जाता है, जो नियोक्ता होता है उसके द्वारा डाला जाता है। तो वो हिस्सा जो कि उसे मिला नहीं है बल्कि कहाँ जमा हो गया है, उसके पीपीएफ अकाउंट में जमा हो गया है, तो वो जो पीपीएफ अकाउंट के अंदर पीपीएफ अकाउंट के अंदर नियोक्ता द्वारा जमा करवाया गया है जो कर्मचारी है उसके अकाउंट में सामाजिक सुरक्षा, वो क्या कहलाता है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ठीक है। या अगर मालिक अपने कर्मचारियों को मेडिकल की फैसिलिटी देता है कि उनको बीमार होने पर इलाज की या उस समय कोई भुगतान किया जाता है उसकी फैसिलिटी देता है, तो वो भी क्या आता है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान के रूप में। और ये सब चीज़ें किसका हिस्सा होती हैं, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा होती हैं, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है प्रचालन अधिशेष। तो ये नाम आपके लिए कुछ नया है, प्रचालन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बच्चों, कि जब उत्पादन होता है तो उत्पादन क्रिया में जब आय का सृजन होता है, आय हो गई यानी कि उत्पादन को बेचकर आय जो भी मिली है, उसमें से कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकाल देने के बाद, यानी जो भी कर्मचारियों को भुगतान किया गया है, जिस भी रूप में किया गया है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकाल देने के बाद जो आधिक्य बचता है, जो अधिशेष बचता है, उसे कहा जाता है प्रचालन अधिशेष। आप ये भी कह सकते हो कि एक उद्यमी को उद्यम को चलाने के लिए उससे संबंधित जो भी कुछ मिलता है वो प्रचालन अधिशेष है। वो आप लगान उसके भूमि का प्रतिफल होगा, भूमि के बदले में है, लाभ उसकी उद्यम वृत्ति के बदले में है, ब्याज जो उसने पूंजी लगाई है उसके बदले में प्राप्त होता है। तो प्रचालन अधिशेष के 3 भाग होते हैं, लगान या रॉयल्टी एक ही उसमें रखा जाता है, कई बार ये अलग दे दिया जाता है, पर अदरवाइज़ लगान और रॉयल्टी एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आधुनिक परिवेश में कई बार रॉयल्टी को लगान से अलग कहा जाता है, तो इसलिए रॉयल्टी अलग से लिखा भी जाता है कई जगह पर। लगान, लाभ और ब्याज, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, प्रचालन अधिशेष बनाती हैं। तो अभी जो हमने साधन आय की बात की थी वो आ गई ना, तीनों चीज़ें, मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज। मजदूरी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और इससे रिलेटेड जो भी कुछ है वो, और प्रचालन अधिशेष में क्या कुछ आ गया आपका, लगान, लाभ, ब्याज। अब जो लाभ है इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये इसलिए बताया है क्योंकि जब हम गणना करते हैं तो कई बार ये चीज़ें ना अलग अलग दी होती हैं कि आपको निगम कर दे दिया, अवितरित लाभ दे दिया, लाभांश दे दिया, लाभ नहीं बताया। तो हमें पता होना चाहिए
कि लाभ के 3 हिस्से होते हैं। ये जिस लाभ की हम यहाँ बात कर रहे हैं उस लाभ के 3 हिस्से होते हैं। यानी जो निगम होते हैं, खास तौर पर ये निगमों की बात की जाती है, जो निगम होते हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, उनको जो लाभ प्राप्त होता है उत्पादन प्रक्रिया में, जो लाभ उन्होंने वहाँ पर जनरेट किया, जो प्रॉफिट जनरेट किया, उस प्रॉफिट के 3 भाग होते हैं। उस प्रॉफिट पर सबसे पहले लग जाता है निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। सबसे पहले क्या लग जाता है? निगम कर लग जाता है, कॉरपोरेट टैक्स। यानी उस लाभ के ऊपर सबसे पहले सरकार को भुगतान करना है, किसका? निगम कर का भुगतान करना है। ठीक है। और फिर जो कंपनी है वो कंपनी की फर्दर ग्रोथ के लिए, उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन के लिए क्या करती है? उस लाभ का एक हिस्सा बचा करके अपने पास रख लेती है। बचा लिया मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं अवितरित लाभ। उसका वितरण नहीं किया तो वो हो गया अवितरित लाभ, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो वो क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे कॉरपोरेट सेविंग भी कहते हैं, निगमों की बचतें। अवितरित लाभ को निगमों की बचतें भी कहा जाता है। ठीक है। और जो बाकी है वो फिर किस में बढ़ जाता है? जितने भी शेयर धारक हैं, यानी जितनी भी लोगों की हिस्सेदारी है उस कॉरपोरेट के अंदर, उस कंपनी में, जिन जिन लोगों ने उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, उन सबको क्या मिल जाता है? वो उस लाभ के अंदर से अपना हिस्सा मिल जाता है, जिसको क्या कहते हैं? लाभांश, यानी कि डिविडेंड। ठीक है। अब ये तो इसी का हिस्सा है, ये सब चीज़ें इसी का हिस्सा हैं, क्योंकि प्रचालन अधिशेष में लगान, लाभ, ब्याज आया। ठीक है। और लाभ में के फिर 3 हिस्से हैं। ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है? किसका? साधन आय का। वो है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। ठीक है। तो अब आप कहोगे कि मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज, चारों तो हो गए थे, अब ये मिश्रित आय क्या हो गई? देखो बच्चों, क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं जिनका स्वयं का रोजगार है, जिनका अपना खुद का व्यवसाय है, तो उनकी आय को इसमें बांट पाना संभव नहीं होता। मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज के रूप में उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों की, स्वरोजगार वाले लोगों की जो आय होती है उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड इनकम। जैसे एक किसान है, किसान की खुद की भूमि है तो लगान भी उसी का ही है, उसने खुद की पूंजी का इस्तेमाल किया है तो ब्याज भी उसी का ही है। अगर वो उसमें खुद ही काम कर रहा है, श्रमिक के रूप में खुद ही सारा काम कर रहा है, कटाई सब कुछ खुद कर रहा है, तो श्रमिक भी वही हो गया, तो मजदूरी भी उसी की हो गई। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति, क्योंकि वो उत्पादन कर रहा है सब साधनों को इकट्ठा करके, तो उद्यमी भी वही है, यानी लाभ भी उसी का हो गया। तो इसको बांट नहीं सकते, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ का भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरह से दुकानदार है, दुकान उसकी अपनी है तो लगान उसे किसी को नहीं देना, कोई रेंट नहीं दे रहा वो किसी को। ठीक है। तो इसलिए रेंट की गणना नहीं की जा सकती। वो खुद उसमें बैठता है, काम करता है, इसलिए उसकी मजदूरी की गणना अलग से कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी और को नहीं दी जा रही है। ठीक है। इसी तरह से उसने पूंजी अपनी खुद की इस्तेमाल की है तो किसी को ब्याज नहीं दे रहा तो उसकी भी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए उन लोगों की आय को मिश्रित आय के रूप में शामिल किया जाता है। वही चीज़ इसके अंदर भी, लेकिन वो एक अलग कंपोनेंट हो गया, क्योंकि हम उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया। अब बारी आ जाती है कि हम राष्ट्रीय आय की फिर गणना कैसे करेंगे। तो पूरा हमने स्टेप बता दिए कैसे कैसे की। अब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी, यानी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगा। अब जब हमने सारी साधन आय बता दी, कौन कौन से साधन आय हैं? दिस वन, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, और ये इसी का हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ टिक नहीं कर रही। ये 3, जब हम इन तीनों साधन आय को जोड़ देंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया
तो जो कंपोनेंट हमारे सामने आता है वो होता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ है शुद्ध। ठीक है, यहाँ ठीक लिखा था, यहाँ गलती हो गई लिखने में। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, तो हमारे पास क्या आएगी? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष और मिक्स्ड इनकम यानी मिश्रित आय। ठीक है, अब हमें करनी तो किसकी गणना है? राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है हमारी? NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी हमने, और क्या चीज़ हमारे पास आ चुकी है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये भी नेट कंपोनेंट है यानी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस डोमेस्टिक को, घरेलू को क्या बनाना है? राष्ट्रीय। और जब किसी कंपोनेंट को घरेलू से राष्ट्रीय बनाना होता है तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस करना होता है। ठीक है, तो वो हमने प्लस कर दिया, तो बस ये डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट हो गया? नेशनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फैक्टर कोस्ट तो सेम था, बस बन गई राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कैसे आ गई हमारी? NNP एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कोस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, NFIA शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इसको